बीएड के फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में फर्स्ट यूनिट में आपके पास पहला टॉपिक आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन। और इसमें हमें स्पेसिफिकली आर्टिकल 28, 29, 350 एंड 351 एक्सप्लेन करने होते हैं। इंट्रोडक्शन में आप इक्वालिटी का जैसे मर्ज़ी आप अपने हिसाब से डेफिनेशन दे सकते हैं, जैसे कि इसमें हाईलाइटेड है। मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि नोट्स हैं, हमारे पास बुक्स हैं, पर उसमें से हम करें क्या मैटर। तो मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रखा है, आप उस मैटर पर फोकस करिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि इक्वालिटी यहाँ पे किस लिए यूज़ हो रहा है। इक्वालिटी मतलब कि हर एक को एक इक्वल चांस मिलना चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, जॉब में हो, पढ़ाई में हो, आगे बढ़ने में हो, किसी में भी। According to the Stanford Encyclopedia of Philosophy, the concept assumes that society is stratified with a diverse range of roles, some of which are more desirable than others, and the benefit of equality of opportunities to bring fairness to the selection process for coveted roles in corporations, associations, non-profits, universities and elsewhere. कि हर एक को एक इक्वल चांस, फेयर चांस मिलना चाहिए। अब इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर रखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें से एक फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, जो कि हमें हेल्प करता है हर तरह के ग्राउंड को फेल करने में, जैसे कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स। इसके ऊपर आपको कोई भी किसी से अलग नहीं कर सकता है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि आप इस रिलीजन के हैं, आपको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि आप इस कास्ट की हैं। ऐसा नहीं होगा। दिस फंडामेंटल राइट इज़ द मेजर फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर राइट्स एंड प्रिविलेजेस ग्रांटेड टू इंडियन सिटीजन्स। अब आ जाएंगे मेन पार्ट, दैट इज़ आर्टिकल एक्सप्लेन करना। पहले सुनना फिर रीड करना। आर्टिकल 28, इसका बेस क्या है, ये किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा है? ये बात कर रहा है रीजनल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इस आर्टिकल 28 में हमें ये बोला गया है कि सबको खुली छूट है, वो कुछ तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अपना रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, रिलीजियस वर्शिप, रिलीजियस पढ़ाई अपनी तरह की कर सकते हैं, पर कुछ लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस में ही। जो मैंने रेड पेन से हाईलाइट करके खुद लिखा हुआ है A28, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि कुछ ही तरह के स्कूल्स में आपको पूरी फ्रीडम होती है कि आप रिलीजियस पढ़ाई अपनी कर सकें। अब आर्टिकल 28(1) पर आओ। 28(1) में वो ये कहता है कि जो भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि राज्य ने, जो कि स्टेट ने ही उसको फंड कर रहा है, वो चला भी उसको वो ही रहे हैं, जो कि होली स्टेट फंड, स्टेट के अंडर आ रहे हैं, उसके अंदर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं कराए जाएंगे। आर्टिकल 28(1) इट प्रोहिबिट्स religious instruction in any educational institution wholly maintained out of state funds। फिर आर्टिकल 28(2) क्लॉज 2 इसका आगे कहता है कि देखो, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कुछ भी है, अगर वो एडमिनिस्ट्रेड बाय स्टेट है पर फंडेड या एस्टैब्लिश्ड बाय ट्रस्ट है, उसके अंदर रीजनल इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। क्लॉज 1 में था कि जो भी पूरा चलाया भी और फंड्स भी सारा स्टेट से जा रहा है, उसमें कोई भी रीजनल इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे। क्लॉज 2 में आया, जो चलाया स्टेट के द्वारा जा रहा है पर उसकी फंडिंग, उसकी इस्टेब्लिशमेंट किसी ट्रस्ट से हो रही है, उस ट्रस्ट के लोग अपना रीजनल इंस्ट्रक्शंस वहाँ दे सकते हैं। Nothing in clause 1 shall apply to an educational institution which is administered by the state but has been established under any trust which requires that religious instruction shall be imparted। अब क्लॉज 3 पहले समझ लो। कह रही है जो क्लॉज 2 वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जो कि आधे स्टेट के हैं, आधे किसी ट्रस्ट के भी हैं, उसमें भी अगर आपको रीजनल इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसके लिए आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर आपका कंसेंट है तो ही आप वो पढ़ेंगे।
या फिर जो माइनॉरिटीज़ भी हैं, अगर उनके भी गार्डियन अगर कंसेंट दे कि हाँ आप इनको ये रीजनल इंस्ट्रक्शंस कराइए तो ही कराए जाएंगे, कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं कराया जाएगा। No person attending any educational institution recognized by the state or receiving aid out of state funds shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such situation. In case of a minor, if guardian has consent, then can attend religious instruction. अब इसको एक बार फिर से सारा ओवरऑल सुन लो। आर्टिकल 28 बात करता है किसके बारे में? रीजनल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। पहले वो बोलता है भाई सबको खुली छूट है, जो भी वो रीजनल इंस्ट्रक्शन वाले उनको स्कूल मिल रहे हैं उसमें पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। फिर उनका पहला क्लॉज आता है कि ऐसे स्कूल्स, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट के अंडर आते हैं, स्टेट ही उनको चला रहा है, फंड कर रहा है, उसमें कोई भी रीजनल इंस्ट्रक्शन नहीं होंगे। फिर आता है क्लॉज 2 जो कि एडमिनिस्टर स्टेट के द्वारा करे जा रहे हैं, पर फंडेड या फिर इस्टेब्लिश्ड किसी ट्रस्ट के द्वारा करे जा रहे हैं, वहाँ पे रीजनल इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। फिर आता है क्लॉज 3 जो कहता है कि उन तरह के रीजनल इंस्ट्रक्शंस, इन तरह के स्कूल्स जहाँ पे रीजनल इंस्ट्रक्शंस हो भी रहे हैं, चाहे वो स्टेट के द्वारा हैं या वो किसी ट्रस्ट के द्वारा हैं, वहाँ पे भी आपको धक्काशाही कंपेल नहीं करा जाएगा। सिर्फ जब आपका कंसेंट होगा, माइनॉरिटी स्टूडेंट का कंसेंट होगा, सिर्फ तभी के तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भी आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा। अब आते हैं आर्टिकल 29 पे। देखो जैसे 28 का टॉपिक, आर्टिकल 28 का जो टॉपिक था मेन वो था रीजनल इंस्ट्रक्शन। आर्टिकल 29 का जो मेन टॉपिक है वो है माइनॉरिटीज़ की एजुकेशन के ऊपर। पहले पॉइंट में वो बात करता है कि जो भी सिटीजन्स हैं अपने इंडिया के, उनके पास पूरा हक है कि वो अपनी भाषा को, अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को मेंटेन कर सकें, कंजर्व कर सकें। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया having a distinct language, script or culture of its own shall have right to conserve the same. Second point highlighted, इसमें ये कह रहा है कि आप किसी भी रिलीजन के हों, कास्ट के हों, अलग रेस, लैंग्वेज, कुछ भी शिट हो, तब भी आपको कोई भी मना नहीं करेगा कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ना लें। नो सिटीजन shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state funds on grounds only of religion, race, caste, language or any one of them. ठीक है। 28 में बताया रीजनल इंस्ट्रक्शन के ऊपर, 29 में बताया माइनॉरिटीज़ की पढ़ाई, एजुकेशन के ऊपर। अब आ जाते हैं आर्टिकल 350 पे। इसको पढ़ना मत, पहले सुनो। इसका टॉपिक, मेन टॉपिक है मदर टंग। जैसे कि बात हुई थी 28 में रीजनल इंस्ट्रक्शन की, 29 में माइनॉरिटीज़ की एजुकेशन की, ऐसे ही आर्टिकल 350 में बात होगी मदर टंग की। वो कह रहे हैं जैसे कि जो भी हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, उनके हिसाब से जो हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज है, या तो वो मदर टंग हो या फिर रीजनल लैंग्वेज हो। फिर जो 350A क्लॉज, पहला क्लॉज आया है, इसमें वो इकट्ठा ही गिवन है पैराग्राफ में, मैं आपको अलग से समझा रही हूँ। आर्टिकल 350 का जो पहला क्लॉज है वो कहता है कि या तो प्राइमरी स्टेज पे, तो प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन पे तो मदर टंग होनी चाहिए, ये कंपल्शन है। और जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने स्पेशली कुछ नेसेसरी सिक्योरिंग फैसिलिटीज़ करी हैं माइनॉरिटीज़ के लिए भी, कि उनको भी भाषा में, मदर टंग में कोई दिक्कत ना आए। फिर क्लॉज 350B आता है जो ये कहता है कि एक स्पेशल ऑफिसर तक भी अपॉइंट करा गया है जो ये चेक कर सके कि जो भी माइनॉरिटीज़ के लिंग्विस्टिक इश्यूज़ हैं वो सेफ गार्डेड हैं। ऑल राइट। आर्टिकल 350, India is a multilingual country. People of different regions have their own native language, and without good knowledge of their respective language, they cannot get true education. Looking at the importance of mother tongue, the Indian Constitution provides the following. Article 350, ये पहला clause है. It shall be the endeavour of every state to provide adequate facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage of education of children belonging to linguistic minority group,
and the president may issue such directions to any state as he considers necessary or proper for securing the provision of such facilities. इसी के साथ ही 350 में मेंशन नहीं है. 350 का सेकंड क्लॉज ये है कि स्पेशल एक ऑफिसर भी अपॉइंट करा जाता है माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ को सेफ गार्ड करने के लिए. अब आते हैं आर्टिकल 351. इसका टॉपिक है प्रमोशन ऑफ हमारी हिंदी भाषा. ठीक है, इसमें कहा गया कि जो हमारा सेंटर है उसको स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हमारी मातृभाषा को, हमारी नेशनल लैंग्वेज को भाई डेवलप करवाओ, उसको प्रॉपर एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाओ. तो उसके लिए कुछ स्पेशल स्टेप्स भी लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने. उसको प्रोपगेट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए. पहले पढ़ लेते हैं. The Constitution also provides for the development and propagation of national language Hindi. Article 351. It is the special responsibility of the center to develop the national language, that is Hindi, so that it may serve as a medium of instruction for all the elements of the composite culture of India. A number of steps have been taken by the Ministry of Education for the development and propagation of Hindi non-Hindi speaking areas. मैं आपको पहले वर्बली स्टेप्स बता देती हूँ कि क्या स्टेप्स लिए. जैसे कि एक हिंदी की इंसाइक्लोपीडिया बनाई, ठीक है, और जो बहुत पॉपुलर लिटरेचर था उसको हिंदी में प्रोड्यूस करा गया. हिंदी के कीबोर्ड्स बनाए गए. जो भी रिवाइज्ड एडिशंस थे उनको स्टैंडर्ड हिंदी में बनाया गया. बहुत ही ज़्यादा जो अच्छे रिच एकेडमिक और साइंटिफिक वर्क्स थे, स्टैंडर्ड वर्क्स थे, उनको हिंदी में ट्रांसलेट करा गया. ये तो थे स्टेप्स डेवलपमेंट ऑफ हिंदी के लिए. फिर जिन्होंने प्रोपोगेशन के लिए करा कि ये फैलती जाए, लोग अट्रैक्ट होएं, बस यही बढ़ती रहे, उसके लिए इन्होंने क्या करा, स्कॉलरशिप्स दी स्पेशली जो हिंदी स्टडी कर रहे हैं उनको. जो नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग थे, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेजेस थी, वहाँ पर उनको असिस्टेंस दी हिंदी में समझाने के लिए. और फैसिलिटीज़ दी गई हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कि वो हिंदी लर्न करें. इस तरीके से हिंदी को प्रोपोगेट करा गया. In matters of admission to government or government-aided schools, no citizen shall be denied admission to schools run by the state or getting aid from the state funds on grounds of religion, race, caste or language. एक बार सारे आर्टिकल्स का शॉर्ट में बता दूं. आर्टिकल 28 था रीजनल इंस्ट्रक्शन पे कि भाई रीजनल इंस्ट्रक्शन किसी को भी कंपेल नहीं करे जाएंगे किसी भी तरह के स्कूल में कि वो ज़बरदस्ती पढ़ें. आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज़ की एजुकेशन पर कि उनको पूरा हक है कि वो अपनी भाषा, रेस, रिलीजन को कंजर्व करें और इन आधारों पर उनको कोई भी स्कूल में एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकता. फिर आर्टिकल 350 जो था बेस्ड मदर टंग पे कि जो भी हमारा मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो मदर टंग हो या रीजनल लैंग्वेज हो. फिर उसका पहला क्लॉज आया कि प्राइमरी स्टेज पे तो खासकर मदर टंग हो. फिर दूसरा क्लॉज आया कि एक स्पेशल ऑफिसर बिठाया गया जो कि ये सब कुछ चेक करे कि माइनॉरिटीज़ की जो इश्यूज़ हैं वो सेफगार्ड करे जा रहे हैं या नहीं. फिर आया आर्टिकल 351 जो कि था बेस्ड प्रमोशन ऑफ हिंदी भाषा पे, जिसके लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए प्रोपोगेशन के लिए भी, उसको बढ़ाने के लिए भी, ताकि वो एक सर्व करे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारी हर तरह की भारत के कल्चर के लिए. ऑलराइट, अब आते हैं टॉपिक पे प्रोविजंस बाय द गवर्नमेंट फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन. ऐसा क्या करा गवर्नमेंट ने जिससे ये हर एक को एजुकेशन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले. देखो, सबसे पहला हमारा पॉइंट हाईलाइटेड है, कॉमन स्कूल सिस्टम खोला. सेकंड, नेबरहुड स्कूल्स खोले. Curriculum of neighborhood school system should be based upon the basic needs and it should develop skills and competence to cope with the problematic situation by day-to-day life. मतलब ये स्कूल्स यूँ ही नहीं खोल दिए थे, बहुत ही इनमें अच्छी इन्हांसमेंट थी, बहुत ही अच्छा इनका करिकुलम सिस्टम था जो कि उनको डे टू डे लाइफ में हेल्प करें. नवोदय विश्वविद्यालय खोलिए, पब्लिक स्कूल्स में रिजर्वेशन कर दी, प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज कर दिया, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल प्रोग्राम्स खोल दिए फॉर सेकेंडरी एजुकेशन. अब आते हैं प्रोविजंस अंडर द नेशनल पॉलिसी
ऑन एडुकेशन 1986। अब इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या प्रोविजंस मिले थे वो, पहला तो औरत की पढ़ाई के लिए Women education is one of the major problems of India society. Now it is being realized in general that women can contribute to national and economic development. Government has also emphasized in the new policy on education that special emphasis be given to women education. In Haryana, there is a free education of girls up to the college level. Similarly, other states are taking necessary steps to encourage अभी पढ़ लेना सारा, इसमें मेनली यही समझाया हुआ है कि विमेन एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, उसके लिए क्या करना चाहिए और पहले से क्या हो रहा है। ऐसे ही स्केड्यूल्ड कास्ट के लिए एजुकेशन करा गया, उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए गए, जैसे कि 5 to 14 ईयर्स के जो एज ग्रुप के बच्चे थे उनके लिए इनरोलमेंट ड्राइव्स खोली, स्कॉलरशिप स्कीम्स खोली स्केड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स के लिए 1st से 10th क्लास तक। जो टीचर्स फ्रॉम स्केड्यूल्ड कास्ट हैं उनको रिक्रूट करा गया। इस तरह के स्टेप से हमने स्केड्यूल्ड कास्ट को ऊपर करा। एजुकेशन ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, अब इनके लिए क्या स्टेप लिए गए? प्रायोरिटी इज़ बीइंग गिवन फॉर ओपनिंग स्कूल्स इन ट्राइबल एरियाज़, की ट्राइबल एरियाज़ में आप स्कूल खोलिए। द लैंग्वेज ऑफ ट्राइबल एरिया इज़ बीइंग यूज्ड इन द बिगनिंग, सबसे पहले उन स्कूलों में जो भाषा यूज़ करी जाएगी वो ट्राइबल लोगों की ही होगी, ताकि उनको सब कुछ समझने में, अडेप्ट करने में, ग्रास्प करने में आसानी हो। The training and teaching is being given to tribal youth with the aim that they may serve their own localities through teaching. Okay. जो भी हमारा एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ एरियाज़ की, उनको भी इसी तरीके से फ्री में उनको पढ़ाया जाए, उनके लिए कुछ ऐसे स्कूल्स वगैरह इंस्टीट्यूट्स बनाए जाए जहाँ पे उनको एजुकेशन मिले, उनकी भाषा की, उनके कल्चर की उनको प्रोटेक्शन भी दे सकें। In the context of the weaker sections of the society and the educationally backward areas, the term equality and equity of education opportunity requires, ये सारे वो स्टेप्स हैं जो कि वीकर सेक्शंस को बढ़ाने के लिए एजुकेशनल फील्ड में इक्वालिटी और इक्विटी के साथ ज़रूरी हैं। Recognition of education as a welfare service, universalization of education without discrimination, equal opportunities for education to every individual according to his capabilities, provision of schools within the vicinity of the child, following the principles of non-discrimination and right to education. Nobody should be stopped from going up to the ladder. No child should remain handicapped on account of poor economic conditions. किन तरह के लोगों के लिए एजुकेशन एक वेलफेयर सर्विस होनी चाहिए, कुछ भी हम किसी भी ग्राउंड पे उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। बच्चे का स्कूल उसके घर के आसपास ही, उसको हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिले, नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं फॉलो होगा, नॉन डिस्क्रिमिनेशन और राइट टू एजुकेशन ही फॉलो करे जाएंगे। किसी को भी ऊपर तक पहुंचने में बच्चे को रोकना नहीं चाहिए, किसी भी बच्चे को अपने पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से हैंडीकैप फील नहीं होने देना चाहिए। फिर आता है एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड। ये फॉलोइंग प्रोविजंस हैं जो कि उनके लिए करे गए। ऑब्वियसली वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस खोली गई। चिल्ड्रन विद माइनर हैंडीकैप्स, उनको ज़्यादा इनकरेज करा गया कि तुम नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा नॉर्मल लाइफ के लिए। उनके लिए हॉस्टल्स बनाए गए एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। टीचर्स को स्पेशली ट्रेंड करा गया कि वो कितने अच्छे से हैंडीकैप बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, और उन बच्चों के लिए वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन भी प्रोवाइड करी गई। ये सारा यूनिट 1 का आपका पॉइंट था, जिसमें आपको इक्वालिटी एक्सप्लेन करना है, अपने फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी को एक्सप्लेन करना है, फिर सारे आर्टिकल्स एक्सप्लेन करने हैं, फिर जो सरकार ने प्रोविजंस दी आपको वो बताने हैं, और फिर जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के अंदर प्रोविजंस आते हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ना आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल आपको कैसे मर्जी स्पेशल भी पूछे जा सकते हैं, तो आर्टिकल्स का ध्यान रखना, उनके क्लॉजेस का ध्यान रखना, ठीक है। आर्टिकल 28 रीजनल इंस्ट्रक्शन, 29 माइनॉरिटीज़ की एजुकेशन, 350 मदर टंग, 351 हिंदी को प्रमोट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, वुड लव टू हेल्प।